जुड़ेंगे। फिर ये मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हो, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे तो आप हमें मुझे देखते ही हो। चलिए, डियर अपने किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और बहुत अच्छा लगता है डियर आपके क्वेश्चंस आते हैं, बट थोड़ा सा पेशेंसली रहेंगे डियर, पेशेंस बना के रखेंगे, सो डेट मेरे पास जब भी फ्री हो मैं आपके जवाब दे दिया करूं। टेलीग्राम के माध्यम से कर सकते हैं डियर, आप अपनी वेबसाइट हमारी है, आपकी वेबसाइट है, यहाँ विजिट कीजिए और यहाँ से कंटेंट आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो डियर आज जो भी हम करेंगे, ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट था, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं डियर, बट मैं सिंगल पीडीएफ में रख रहा हूँ, क्योंकि जब ये पीडीएफ पूरा कंप्लीट हो तो ये पीडीएफ में आप लोग के साथ शेयर करूँ, ये पीडीएफ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, जहां से आप लोग को एक अच्छा सा आइडिया लग जाए कि हाँ ये चीजें थी, और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाए। तो डियर आज हम रूल नंबर 36 से आगे बढ़ेंगे। तो डियर यहाँ पर हम बात करेंगे लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। डियर इतना कॉम्प्लिकेटेड रूल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड रूल है, और उसको मैं बेहद ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, बेहद ही आसान भाषा में। डियर हिंदी मीनिंग क्या होगा आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, हिंदी मीनिंग आप देख लेंगे डिक्शनरी से, आपको पता चल जाएगा। डियर आपको यूज समझ में आना चाहिए कि क्या है। तो सबसे पहले ये दोनों की अगर हम बात करें और इसकी बात करें, तो डियर ये आपका नेगेटिव है, ये दोनों आपका पॉजिटिव। पहले डिफरेंस पता चल गया। अब हमारी इसकी कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें जब पता चल जाता है कि ये नेगेटिव सेंस का है, तो सेंटेंस की यूज पे देखेंगे कि वहां पे नेगेटिव मीनिंग चाहिए तो लिटिल का यूज करेंगे, पॉजिटिव मीनिंग चाहिए तब दिक्कत है कि आ लिटिल आएगा कि द लिटिल आएगा। फिर इसको लेकर के ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पढ़ा है आपने क्या, कोई मैटर नहीं करता डियर, बिल्कुल सिंपल सा। ध्यान ये चीज रखेंगे कि जब द लिटिल तभी प्रयोग होगा, आपने यहाँ पर द लिटिल का मीनिंग देखा होगा, नोट नोट मच बट ऑल देयर इज, ठीक है। लेकिन हम जो बात समझाने जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। द लिटिल का प्रयोग हम सेंटेंस में तब करेंगे जब वो नाउन जिसके पहले द लिटिल आ रहा है ये पर्टिकुलर है। द प्लस लिटिल का प्रयोग हम तब करेंगे जब वो नाउन जिसके पहले हम द लिटिल लगा रहे हैं वो नाउन पर्टिकुलर है। अब पर्टिकुलर कैसे हो सकता है, पर्टिकुलर हो सकता है कि इसके बाद कोई एक एडजेक्टिव क्लॉज आ जाए, एडजेक्टिव क्लॉज आ जाए जो इस नाउन के बारे में बताए, ठीक है। आ लिटिल कब यूज करेंगे, जब सिंपल सी बात है कि जब नेगेटिव से आप पॉजिटिव की तरफ पढ़ेंगे तो आप आ लिटिल का यूज करेंगे। लेकिन जब द लिटिल का प्रयोग करना हो तो बिल्कुल ध्यान रखें कि जिस भी नाउन के पहले द लिटिल लगा रहे ये जरूर नाउन पर्टिकुलर होना चाहिए। अगर पर्टिकुलर नहीं है डियर तो वो गलत है। बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में समझा रहा हूं, आई होप कि ये आपके बहुत ही काम की चीज होगी और आप हमें जरूर कहेंगे कि हाँ सर आज पहली बार ऐसा सीखा। चलिए देखेंगे डियर, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। ये भी सेंटेंस सही है, ऐसा नहीं कि सेंटेंस गलत है, लेकिन हम मीनिंग पॉजिटिव देना चाहते थे, दैट इज वाई ये सही होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप नेगेटिव मीनिंग देना चाह रहे हैं तो ये सेंटेंस भी सही है। हम इससे कंपेयर करके किए तो ऊपर वाले को गलत और नीचे वाले को सही, अदरवाइज दोनों अपने आप में सही है। पॉइंट क्लियर। चलिए, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब लिटिल नॉलेज का मतलब डियर कि बिल्कुल नॉलेज ही नहीं, अगर नॉलेज नहीं तो डेंजर का आएगी। तो हमारी कहावत जो बनती है वो बनती है अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, मतलब जो थोड़ी सी होती है ना नॉलेज वो खतरनाक होती है, जिसको हम कहावत में बोलते हैं नीम हकीम खतरे जान, ठीक है। अब लिखेंगे जरा, अब हमें पता करना है कि ये द लिटिल का प्रयोग यहाँ पर होगा या नहीं होगा। जरा पढ़ेंगे सेंटेंस डियर। द कैट ड्रैंक अ लिटिल मिल्क विच वाज इन द बॉटल। वो सारा दूध पी गया, ठीक है, जो भी था वो सारा दूध, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन जो भी था बॉटल में था और उसको पी गया। तो क्या ये जो मिल्क है ये पर्टिकुलर मिल्क है या नहीं है, इज इट जनरल मिल्क, क्या ये कोई जनरल मिल्क है? जी नहीं, ये हम उस मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं जो बॉटल में था। इट मीन ये जो क्लॉज आया है डियर ये इस नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इट मीन ये जो क्लॉज है इसे पर्टिकुलर बना रहा है, और अगर ये पर्टिकुलर बन रहा है तो हमें द लिटिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ध्यान से समझ लेंगे, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, द लिटिल हम तब यूज करेंगे जब उस नाउन के बारे में कुछ और आगे बातें कही गई है, या कोई ऐसा क्लॉज या कोई ऐसा फ्रेज
जो उस नाउन को पर्टिकुलर बनाने का काम कर रहा है। अगर यहां पर हमने सिंपल लिखा जैसे आई हैव द लिटिल मिल्क, तो डियर ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि हम इस सेंटेंस में मिल्क को किसी भी तरीके से पर्टिकुलर नहीं बना सकते अनलेस अनटिल हम इसके साथ कोई आगे जोड़ना शुरू करें। सिंपली यहाँ पर आएगा, या तो आ लगा दीजिए या आ ना लगाइए। पॉजिटिव मीनिंग देना है तो आ लगाइए, नहीं लेना है तो फिर हटा दीजिए। पॉइंट समझ में आया? लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नंबर 36। बोथ को लेकर के भी एसएससी एग्जाम में काफी दिक्कत दिया जाता है कि बोथ के साथ जो एग्जाम में दिया जाता है डियर, वो दिया जाता है एज वेल एज। तो ध्यान रखेंगे कि बोथ की जो पेयरिंग होगी डियर, वो एज वेल एज से ना होकर के एंड के साथ होगी। बोथ जब भी आएगा सेंटेंस में तो अपने साथ एंड लेकर आएगा। इट शुड बी यूज्ड इन द पॉजिटिव सेंस, और ध्यान रखना कि बोथ जब यूज करें तो ऐसा नहीं लिखे कि आई डू नॉट हैव बोथ, आई डू नॉट हैव बोथ, तो ये दिक्कत हो जाएगा। हमारा सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, अगर सेंटेंस सेंस कहने का मतलब सेंटेंस से ही है कि अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तब आप बोथ का यूज करें, और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव और आप यही मीनिंग देना चाह रहे हैं तो वहां पर नीदर नॉर का इस्तेमाल करें। ये ना लिख दें कि आई डोंट हैव both a book and a pen, तो डियर ये गड़बड़ हो जाएगा। हमें यूज करना है बोथ का कौन से सेंटेंस में? पॉजिटिव सेंटेंस में। बिल्कुल क्लियर। चलिए, बोथ रोहन एज वेल एज सोहन वर प्रेजेंट देयर, तो डियर देखिए यहाँ पर भी गलती हमने वही लगा के दी है जो एग्जाम में आपके आते हैं। ध्यान रखेंगे, हमें लिखना पड़ेगा, सॉरी ये इधर वाला रहने गया, बोथ रोहन एंड सोहन वर प्रेजेंट देयर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? बोथ का पेयरिंग जो करेंगे डियर वो एंड के साथ करेंगे। आई होप कभी भी अब दिक्कत कम से कम तो नहीं होगी, कम से कम नहीं होगी दिक्कत, कि किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए आप उसको बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। कि बोथ अगर आया है तो बोथ के साथ जब भी आएगा तो बोथ के साथ क्या आएगा डियर? एंड आएगा। बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं आएगा। पॉइंट क्लियर? 38 नंबर डियर, ये बड़ा कॉमन सा है और ये भी एसएससी एग्जाम में पूछता है, बिल्कुल एसएससी एग्जाम में पूछता है। डबल कॉम्परेटिव्स एंड सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज्ड। कभी भी आप दो सुपरलेटिव एक साथ नहीं यूज कर सकते, दो कॉम्परेटिव एक साथ नहीं यूज कर सकते, बिल्कुल ये अलाउड नहीं है। शी इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो डियर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करता है और क्लेवरेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो डियर ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। शी इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास, क्या हमें लिखना पड़ेगा? शी इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास। उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखेंगे, शी इज मोर वाइजर देन हर ब्रदर, वह अपने भाई से ज्यादा तेज है, ठीक है, बुद्धिमान है, तो डियर मोर कॉम्परेटिव डिग्री है, वाइजर भी कॉम्परेटिव डिग्री है, फिर ये गलत हो जाएगा। हमें लिखना पड़ेगा शी इज वाइजर देन हर ब्रदर, वह अपने भाई से ज्यादा तेज है। नेक्स्ट है, और ये एरर डियर 39 नंबर रूल को बिल्कुल आप वीवीआईपी कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखेंगे डियर, हमारे पास कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स हैं। नॉर्मली देन इज यूज्ड इन द कॉम्परेटिव डिग्री, अगर हम कॉम्परेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो जस्ट वी हैव लर्नड इन द लास्ट क्लास आई थिंक, इसके साथ हम देन लगाते हैं, ठीक है। इवन हम ऑफ द टू भी लगाते हैं जब देन के बदले में ऑफ लगता है, जब आगे में द टू, ठीक है, जहां से सिलेक्शन या चॉइस के बारे में बात हो रही है। तो ये वाला डिटेल कल वाली क्लास में थी, उसको आप लोग देख लेंगे। तो सिंपल अभी हमें सीखना है कि सीडी के साथ दैन तो आता है, लेकिन कुछ सीडी ऐसे हैं, मतलब कुछ कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो कि इंग्लिश के नहीं है, ठीक है, वो एक्चुअली लैटिन के हैं। और इस केस में उनकी एंड में जब आप देखेंगे तो जनरली हमारी जो सीडी होती है डियर, वो ईआर से एंड होता है। सीडी किसी से एंड होता है? ईआर से। कॉम्परेटिव डिग्री एंड होता है ईआर से, लेकिन जो लैटिन एडजेक्टिव्स होंगे, लैटिन कॉम्परेटिव्स होंगे, ये ओआर से एंड होते हैं। अब इस केस में ध्यान रखना कि अगर ओआर से शुरू हो रहा है, ओआर से एंड हो रहा है, तो ये अपने साथ दैन नहीं लेगा, ये अपने साथ क्या लेगा? टू। कौन कौन से हैं? जैसे लाइक सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंग्लिश वर्ब प्रेफर।
ध्यान रखेंगे प्रेफर को हम एक बार और अभी डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में। प्रेफर इंग्लिश की वर्ब फॉर्म है डियर, वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, कंपैरेटिव लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन प्रीफर जो है ये प्रेफर आपका वर्ब है, ये भी अपने साथ टू लेता है, मतलब इन सभी के साथ टू लगता है, साथ ही साथ इंग्लिश वर्ब है जो अपने साथ टू लेता है। लाइक मीरा इज जूनियर टू नीता, डियर गलत हो जाएगा, हमें लगाना पड़ेगा मीरा इज जूनियर टू नीता। आई प्रेफर रीडिंग देन वॉकिंग, तो डियर ये गलत हो जाएगा, हमें क्या लगाना पड़ेगा टू। तो आई होप कि ये ओआर वाले एडजेक्टिव्स लैटिन एडजेक्टिव्स आपको ध्यान रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं डियर, मेनी अ इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन एंड अ सिंगुलर वर्ब। जरा देखेंगे, हम जब मेनी के बारे में पढ़ते हैं डियर तो हमारे मन में चलता है कि मेनी अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है और वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है, पहली बात, अच्छी बात है डियर ये। दूसरी बात हमारी है, अगर मेनी के साथ हम चाहे तो आगे में ए और एन भी लगा सकते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तब सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन आ जाएगा और वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो याद रखेंगे कि एक तो कंस्ट्रक्शन याद रखेंगे, क्योंकि अभी मैं अनअकैडमी पर ही क्लासेस लेता हूँ, तो बच्चे कभी कभी जब पहली बार देखते हो लाइक एकेडमिक पास आउट करके आते हैं, तो सर मेनी के साथ ए एन कैसे आ रहा है, मेनी के साथ तो बॉयज होता है। तो डियर ये भी एक कंस्ट्रक्शन है, पहले तो ये मानना पड़ेगा कि मेनी के साथ हम ए एन लगा सकते हैं और साथ ही साथ सिंगुलर नाउन और फिर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। देखेंगे किस किस चीज का ध्यान रखेंगे। मेनी आ स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, लेकिन वर्ब इन्होंने गलत कर दिया डियर, दैट इज वाई ये गलत सेंटेंस। दूसरा, मेनी आ स्टूडेंट्स, डियर ए के साथ कभी स्टूडेंट्स होगा ही नहीं, ये भी गलत हो गया, आगे वर लगा था, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, मेनी आ स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग स्टार्टेड, कल की मीटिंग में सारे बच्चे, मीनिंग वही आता है, ऐसा नहीं एक बच्चा नहीं होता है। आप मीनिंग की अगर बात करें तो मीनिंग इक्वल होगा, कि चाहे आप मेनी बॉयज बोलिए या मेनी आप बॉय बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डियर, ये भी हमारे पास मतलब जो भी रूल्स है ना, गोल्डन रूल्स जो मैंने निकाला है सारे इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ एंड आर नंबर ऑफ, चलिए लैंग्वेज में लिखा है, पहले हम यहां पर समझ लेते हैं डियर। आर नंबर ऑफ प्लस नाउन जो आएगा डियर वो प्लूरल नाउन आएगा, द नंबर ऑफ आएगा डियर वो सिंगल नंबर आएगा, सॉरी सिंगल बोल रहा हूं, प्लूरल नंबर आएगा। तो नाउन दोनों केसेज में चाहे आर नंबर लगा रहे हो या द नंबर लगा रहे हो, ठीक है, आर नंबर ऑफ होगा डियर, ठीक है, चाहे आप आर नंबर लिखिए चाहे आप द नंबर लिखिए, दोनों के साथ नाउन आपका प्लूरल फॉर्म में है। लेकिन बात करें अगर वर्ब की, तो डियर यहाँ पर वर्ब तो प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर वर्ब सिंगल फॉर्म में आएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आर नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत, मतलब मेनी, लेकिन द नंबर ऑफ से मतलब होता है डियर संख्या से, कहते हैं ना टोटल संख्या 20 है, द नंबर इज 20, द नंबर इज 20, क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट के बारे में बात करता है डियर। तो याद रखेंगे नाउन तो दोनों के साथ प्लूरल फॉर्म में ही आएगा, लेकिन वर्ब जब आप द नंबर ऑफ लगाओगे तो इसके साथ सिंगल वर्ब आएगा। जैसे देखेंगे डियर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी स्मॉल टुडे, स्मॉल का मतलब डियर छोटा नहीं, कम, आज डॉग भूखने लगा क्या करूंगा, चलिए। अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैज पास्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, यहाँ पर देखेंगे कि अगर गर्ल्स लिखा और आगे अ नंबर ऑफ लिखा है तो यहाँ पर हैज डियर गलत हो जाएगा, फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैव। ध्यान रखना द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और अ नंबर ऑफ के साथ वर्ब प्लूरल फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट आते हैं डियर, इसके लिए आपने पता नहीं कितना रट्टा लगाया होगा, स्टिल आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, आज इसके लिए बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर दो सब्जेक्ट्स as well as along with together with no less than in addition to or not सॉरी एंड नोट एंड विद से जुड़ा हुआ हो, तो देखेंगे एक दो को छोड़ देंगे तो बाकी सभी के साथ एक प्रेपोजिशन लगा हुआ डियर, ठीक है, पहली बात। अब समझेंगे कि द वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। अब हम इसको ना रट्टा लगाते हैं कि इससे जुड़ा रहेगा तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, लेकिन क्यों होगा इस चीज को जरा समझेंगे। देखिएगा जब हम बात करें डियर प्रेपोजिशन है, जहां पर भी प्रेपोजिशन है तो एक सब्जेक्ट पहले है और एक सब्जेक्ट आपका इधर जुड़ा हुआ है, मतलब ये प्रेपोजिशन जोड़ने का काम कर रहा है, जैसे नो लेस देन हो गया, टुगेदर विद हो गया, अलोंग विद हो गया। अब ये जोड़ने का काम कर रहा है, तो दो सब्जेक्ट है और आगे हमें वर्ब चाहिए, तो हमने रट्टा लगाया कि इस वाले के हिसाब से होगा, लेकिन क्यों होगा ये रीजन जानने की कोशिश हमने नहीं करी। तो
आज रीजन में बता रहा हूँ। डियर ध्यान रखेंगे कि अगर कोई प्रेपोजिशन आ रहा है और उसके बाद में आप उसको लिख रहे हैं, इट विल बिकम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन कौन लेता है? एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन। तो डियर ये जो बाद वाला एक्चुअली जो सब्जेक्ट है, रियली में वो भी सब्जेक्ट है, बट चूंकि वो प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ है तो उसे प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। और जब एक बार किसी पे ठप्पा लग गया कि ये भैया ऑब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार कभी हम वर्ब नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि हम वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं और सब्जेक्ट हमारा यहाँ रहा। पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर कोई प्रेपोजिशन लिख दे और फ्रैक्शन वाले पे डियर अप्लाई नहीं होता, इस बात का ध्यान रखेंगे। फ्रैक्शन वाले को कभी हम डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल दम तैयार रहिए कि अगर प्रेपोजिशन लिखा है तो उसके बाद में जो आएगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके हिसाब से वर्ब नहीं आएगा, वर्ब फिर चला जाएगा पहले हिसाब से। चलिए, द टीचर along with the students were present in the meeting yesterday। अब यहाँ पर समझेंगे along with the students। अब ये जो स्टूडेंट्स है ना, एक्चुअली ये विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। अगर ये डियर ऑब्जेक्ट बन गया तो इसके अनुसार वर्ब होनेगा नहीं, फिर वर्ब किसके अनुसार होगा? टीचर के हिसाब से। तो अब आते हैं दूसरे सेंटेंस में, देखते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करा है? वाज। ये सही हो गया, ये गलत। रोहन एज वेल एज हिज 5 फ्रेंड्स आर टेकिंग पार्ट इन द क्विज। ध्यान रखेंगे डियर यहाँ पर फ्रेंड्स नहीं, ये रोहन के हिसाब से, ये आर नहीं होगा, क्या होगा रोहन के हिसाब से? सॉरी, एक में राम एक में रोहन, ऐसे कैसे हो गया डियर? एक सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान यही रखना कि अगर जुड़ा हुआ है तो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। रीजन भी मैंने समझा दिया कि क्या इसके पीछे का लॉजिक। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन वन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट। ये गड़बड़ी भी आपके एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन में आता है डियर, कि अगर वन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो भाई इसकी अपनी फैमिली है, वो फैमिली है वंस, और ये अपस्ट्रॉफी एस वाला होता है। ध्यान रखेंगे, कभी कभी गलतियां हमें कुछ इस तरीके से दिया जाता है और कभी गलतियां कुछ हमें इस तरीके से दिया जाता है। तो डियर ये बिल्कुल अलग मीनिंग हो गया, लेकिन वंस जो है वन सिंगुलर होता है और वन का प्लूरल फॉर्म वंस होता है। ठीक है, तो इस बात को समझेंगे कि वंस का जो पजेसिव डिटरमिनर होता है वो अपस्ट्रॉफी वाला होता है, कॉमा लगा के होता है। ठीक है, when one is used as the subject in a sentence, all the pronouns in the sentence must be changed into one or ones and not his, her और him। हमें his, her और him का यूज नहीं करना है, हमें जब भी करना है तो one या ones का प्रयोग करना है। Like one should keep his promise। यार बड़ा ब्लंडर हो गया, यहाँ पर one नहीं, his नहीं आएगा, क्या आएगा? ones। One should do her duty। यार her भी हम यूज नहीं कर सकते, यहाँ भी हमें लगाना पड़ेगा ones। तो कहने का मतलब कि वंश की अपनी फैमिली है, ये अपने फैमिली के साथ चलता है। ये देखिए, ये भी कंफ्यूजन, इट्स मी सर, स्पोकन इंग्लिश में इट इज वेरी मच स्पोकन, इट्स मी। ठीक है भाई, समझ जाएगा, चल जाएगा काम। लेकिन बात करेंगे रिटन में डियर, तो आफ्टर इट इज, इट वाज या इट विल बी, अ सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन शुड बी यूज्ड इन द कॉम्प्लीमेंट पार्ट। अब जब भी आप यूज लिखेंगे ना, इट इज, हमेशा इट इज आई होगा। क्यों होगा इसका भी रीजन समझिए। ये जो आई है डियर, सॉरी, ये जो आई है ये इट के लिए आया है। किसके लिए आया है? इट के लिए आया है। और इट सेंटेंस में किस चीज का काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो डियर अगर कोई चीज सब्जेक्ट के लिए आ रही है तो सब्जेक्टिव केस में आएगा, अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे। अगर किसी भी पर्टिकुलर नाउन, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को हम सब्जेक्ट के लिए लिख रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस में होगा, अगर ऑब्जेक्ट के लिए लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। पॉइंट क्लियर? इट इज मी, इट इज मी, इट इज मी हु एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। मैं ही हूं जो आपको अंग्रेजी पढ़ाने जा रहा हूं। तो डियर ये गलत हो गया। क्या गलत हो गया? यहाँ पर मी लिख दी, एक गलती। दूसरी गलती क्या होती है? सेकंड देखेंगे, इट इज आई, हमने चलो मी को आई कर दिया, एक सुधार हमने करा। हु इज गोइंग टू टीच यू, अब देखेंगे यहाँ पर ना रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसके बाद आएगा वर्ब का नंबर। तो ध्यान ये रखना कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन जो आएगा ये इट के हिसाब से वर्ब नहीं होगा, ये आई के हिसाब से या जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा इसके हिसाब से ये वर्ब होगा। ठीक है, तो अब देखिए,
सेकंड में गलती हो गया इज का, कि आई के साथ इज नहीं आएगा, आई के साथ क्या आएगा एम। सुनने में अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो शायद ऑकवर्ड आपको फील लगे, अच्छा नहीं लगे, बट डियर यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि आई सब्जेक्ट है और आई के साथ एम आएगा, ठीक है। इट इज हिम हु हैज डन दिस वर्क, तो डियर गलत हो जाएगा, हमें लिखना पड़ेगा इट इज ही हु हैज। अब हैज किसके लिए आया, ही के लिए आया। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट हमारा है एन ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन शुड बी यूज्ड आफ्टर द वर्ब लेट। देखिए अगर कहीं भी लेट लिख रहे हैं ना, जनरली इसके बाद अगर आप प्रोनाउन लिख रहे हैं तो ये प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। एक ऐसा वर्ब, क्योंकि हमें पता है अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें, बैक टू कॉन्सेप्ट चले, तो वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे। टॉक टू आई नहीं लिख सकते, टॉक टू मी ही लिखेंगे। तो डियर वैसा ही लेट है, तो लेट के साथ भी अगर कोई प्रोनाउन लिख रहे हैं तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लाइक लेट ही गो टू ऑफिस, डियर गलत है, हमें लिखना पड़ेगा लेट हिम गो टू ऑफिस। लेट शी सबमिट द रिकॉर्ड्स इन टाइम, गलत हो जाएगा डियर, लेट हर सबमिट द रिकॉर्ड्स इन टाइम। तो पॉइंट याद रखेंगे कि लेट के साथ किसी भी अवस्था में लिखे हम उसे सब्जेक्टिव केस में ही लिखेंगे। चलिए आई होप डियर चीजें सारी क्लियर हो रही होंगी। किसी भी तरह का डियर सुझाव हो, आपको मेरी सहायता की जरूरत है, ठीक है, अगर हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से। आई होप डियर ये सीरीज बहुत अच्छा लग रहा होगा आप सभी को। जैसे ये सीरीज कंप्लीट होगा डियर तो एक और अमेजिंग सीरीज मैं लेकर के आने वाला हूँ। बहुत जल्द डियर मैं एरर के सेक्शन करवाने वाला हूँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का सेक्शन लेकर के आने वाला हूँ, डिटेल वीडियो डियर। चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।